वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। तो आज मैं जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा क्लास 10th के लेक्चर्स, उसमें हमने कितने रिप्रोडक्शन मतलब हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये आपका चैप्टर था जिसमें हमने अलग अलग ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से मीन्स होते हैं, किसके किसके थ्रू किस किस में कौन सी प्रोसेस, यानी कि एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल कैसे कैसे होती है। फिर एसेक्सुअल के भी कई टाइप्स थे जिसमें आपके फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, इसके बाद में आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोपेगेशन में भी कई सारे थे, जैसे रनर इन ग्रासेस, राइजोम्स इन जिंजर। मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के भी हमने कई सारे पार्ट्स देख लिए। इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब था कि किसी वेजिटेटिव पार्ट से, उसमें भी हमने कई तरह से डिफाइन कर दिया था कि कौन कौन से पार्ट से किस में होता है। ठीक है, तो वहाँ तक हमारा हो चुका। अब हम आते हैं सेक्सुअल उस पर। तो उसमें भी दो होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और एक ह्यूमंस। तो पहले हम फ्लावरिंग प्लांट्स का देखते हैं, फिर हम ह्यूमंस पे जाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें इससे भी यहाँ से भी उसकी मैच होंगी। तो फर्स्टली विल कवर द प्लांट पार्ट, देन विल मूव टुवर्ड्स द ह्यूमन पार्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन होती है। ये भी पूछा जा सकता है कि राइट फ्यू लाइन्स अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या व्हाट डू मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो देयर आर a lot of number of question, you know, huge number of questions। मैंने कहा था ना, कोई भी शब्द ले लीजिए उसके ऊपर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। तो आपको पता नहीं है कि कहाँ से आएगा, बट एक बेसिक आइडिया जो हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हमको सिर्फ उतना लिख करके चलना है। जो उसमें लिखा हुआ है वही वो हमसे पूछ सकते हैं, वही हम लिख भी सकते हैं। यू नो, हमारे पास सिर्फ वही किताब है, तो हम उसकी ये गारंटी दिखा सकते हैं कि इसमें वो चीज़ें जितनी भी हैं मैंने लिखी हैं, और जो चीज़ें नहीं हैं उसका प्रूफ भी है ना कि हमने नहीं पढ़ा। तो एनसीईआरटी में जो है उसको छोड़ना नहीं है। बाहर है तो अगर आप एनसीईआरटी कवर कर चुके हैं तो उसको भी ले लीजिए, मतलब ग्रहण करना, क्योंकि ज्ञान कहीं से मिलता है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो नॉलेज यूज़फुल है, लेकिन स्मार्टनेस उसमें है कि पहले प्रॉपरली नॉलेजेबल चीज़ें वाली नॉलेज वाली जो चीज़ें हैं वो पहले, मतलब हमारी लिखने वाली जो चीज़ें हैं वो पहले कवर कर ली जाए। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं एक्स्ट्रा, जिसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें, वो भी हमें लेनी है, लेकिन एक पर्टिकुलर जिसको हम कहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया अपना डिफाइन करके नॉलेज का जो हमने लिखना है उसके बाद में। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत से बच्चों को, खैर आपने कई बार पढ़ा होगा 8th क्लास में, 9th क्लास में, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा फ्लावर कैसा होता है, लेकिन फिर भी हम जैसे बेस लेकर के चलते हैं, क्योंकि मुझे तो किसी भी बच्चे का आइडिया है नहीं, फिर भी यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें नई नई मिलेंगी, मतलब जो आपकी नई क्लास में है। कुछ चीज़ें हाई डिफाइन होती हैं, एक ही टॉपिक को डिफाइन करके, जैसे जैसे आपकी क्लास की ग्रोथ होती रहती है वैसे वैसे आपका टॉपिक की ग्रोथ होती रहती है। तो एक ही टॉपिक है, वही टॉपिक है, हो सकता है आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें आपको कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये है आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर। ठीक, इसके अब मैं लेबलिंग करूँगी। आपके क्लास में ये भी क्वेश्चन आता है कि लेबल द डायग्राम, फ्लावर का डायग्राम दे दिया जाता है और लेबलिंग करनी होती है। या फिर क्योंकि आपका एमसीक्यू अब चला गया, अब आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देने हैं, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देने हैं, सब कुछ लिख करके आना है, फिगर बना के आना है। बायोलॉजी की कुछ मेरिट होती है, कुछ डिमेरिट होती हैं। तो मेरिट ये होती है कि इसमें आपको वो सोल्यूशन मैथ्स वाला चीज़ें करके नहीं होती हैं। दूसरी ये होती है कि इसमें आपको डायग्राम बना के चलना है ना। अगर आपको 3 मार्कर क्वेश्चन या 5 मार्कर क्वेश्चन है, उसमें गिवन नहीं है कि आपको डायग्राम बनाना है, इवन देन यू हैव टू मेक द डायग्राम, अगर वो उसका कोई भी डायग्राम आपसे बन रहा है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि उसका डायग्राम बना के आइए, और इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये जो डायग्राम है ये पूछा जाए तो भी, नहीं पूछा जाए तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इसकी लेबलिंग कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप सबसे ज़्यादा जानते हैं, जैसे रोज पेटल्स, लोटस पेटल्स, मतलब पेटल्स, पंखुड़ियाँ, तो ये जो है फ्लावर की पेटल्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, पेटल्स। ठीक है, ये हो गई हमारी पेटल्स। ठीक, इसके बाद जैसे आप टोमेटो में देखते होंगे ना, उसके टोमेटो के ऊपर एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन कलर का, उसको हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पर पेटल्स बोलते हैं कलरफुल प्लांट्स को, अदर देन ग्रीन। यहाँ पर जो पेटल्स होते हैं उनको हम क्या जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको हम पेटल्स बोलते हैं इंग्लिश में। वैसे ही जो टोमेटो के ऊपर आपने ग्रीन पार्ट देखा है ना, ग्रीन कलर का,
उसको हम बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल्स। ये जो एक आपका, जैसे यहाँ पर एक पंखुड़ी को हम लोग पेटल्स बोलते हैं ना, ये पूरा फ्लावर है और फ्लावर का एक पार्ट उसको हम पेटल्स बोलते हैं। वैसे ये इकट्ठा बाद में बताते हैं, पहले इसकी जो ये एक स्ट्रक्चर है, एक सिंगल यूनिट है, उसको हम कहते हैं सेपल्स। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। ये जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पकड़ करके किसी को भी लेकर के जाते हैं, देते हैं, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है जिसपे पूरा जो आपका फ्लावर है उसका वो उसके ऊपर रहता है ना, तो ये जो स्टॉक है इसको हम स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक ऑफ द फ्लावर, इसको हम बोलते हैं पेडिकल। ठीक है, ये आपका होता है पेडिकल। ये होता है फ्लावर का स्टॉक जिसके ऊपर पूरा फ्लावर जो है वो रहता है। ठीक है, और ये इसका बेस से अटैच होता है। ठीक, आगे इसमें देखते हैं, तो ये जो है ये पूरा पार्ट है आपका कौन सा? गाइनोशियम वैसे इसको हम बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एंड्रोशियम। इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे ये जो अपर पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक, ये जो मिडिल पार्ट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। ठीक, इसी को हम पॉलन ट्यूब भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं अभी आगे बताते हैं, क्यों बोलते हैं वही बताते हैं। और ये जो बेस का पार्ट होता है जो कि थोड़ा सा सोलन पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं ओवरी। ठीक है, तो ये था आपका इसको, और ये इस पूरे स्ट्रक्चर को ये पूरा स्टिग्मा विथ स्टाइल और विथ ओवरी, ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कार्पेल और पिस्टल। ठीक है, उसी तरह से यहां पर देखते हैं, ये कुछ लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, सर्कुलर शेप में लोब होते हैं ना, तो ये जो लोब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं एंथर। इसको कहते हैं एंथर। ठीक है, और ये जो इसका भी जो स्टॉक होता है ना, ठीक है, फिलामेंट, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, जो कि अटैचमेंट में हेल्प करता है। एंथर को ओवरी से या फिर ये थैलेमस से जोड़ करके रखता है, अटैच करके रखता है कौन? फिलामेंट। ठीक है, ये अटैचमेंट में हेल्प करता है। ये जो पार्ट है जिस पे पूरी ओवरी स्टिक होती है, या जिस पे पूरा जिसका वेट होता है, उसको हम कहते हैं थैलेमस। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब इसमें भी बहुत सी चीज़ें आपको नहीं पता चली, जैसे ये बहुत सारे बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। एंथर, और जैसे वहां पर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीनों को कार्पेल पिस्टल कहा गया था, उसी तरह से एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला करके स्टेमन बोलते हैं। ठीक, बात समझ आ गई। अब आते हैं, ये तो मैम आपने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। अब जैसे आप में आ जाता है कि लेबल द डायग्राम, तो अब तो आप लेबलिंग कर लेंगे। और अगर आता है कि ड्रा द डायग्राम ऑफ अ फ्लावर, ठीक है, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, एंड राइट फ्यू लाइन्स या डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स दैट यू हैव लेबल्ड, या आपसे कह दिया जाएगा 5 टर्म्स या 5 टर्म्स उसमें से निकाल करके 10 टर्म्स, 10 जो लेबल किया है, 10 पार्ट्स को आप डिफाइन करिए। तब आप कैसे करेंगे? या आपसे कोई कहता है कि आप फ्लावर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, उसके लिए हम देखते हैं। ठीक, इतनी आपको लेबलिंग करनी आ गई। जैसे मैंने डायग्राम बनाया, ऐसे आप भी डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, कोई इसमें इशू नहीं है, आप नॉर्मली चीज़ों को याद करते हुए बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ठीक, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि कुछ 3D स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे यहाँ पर कैलिक्स है तो इसके ऊपर मैंने पेटल नहीं चढ़ाया है, अगर इसके ऊपर पेटल आ गया तो ये चीज़ें दिखाई नहीं देंगी ना। ठीक है, जैसे अगर ये चीज़ें, ये मार्कर इसके ऊपर रख दिया जाए तो क्या पीछे वाला लाइनिंग दिखाई देगी? नहीं। उस तरह से जब कैलिक्स आगे आ गए तो ये इसके ऊपर मत, ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, माइन्यूट चीज़ें हैं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नोटिसेबल होती हैं। ठीक, तो ये आपको लेबलिंग करवा दी गई। अब देखिए कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं।
कोई कहता है फ्लावर क्या होता है, ये आपका एलएस ऑफ फ्लावर है, ठीक है। अब कोई आपसे पूछता है फ्लावर एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। कोई भी टीचर या कोई भी आपके घर में अगर पूछता है कि फ्लावर एग्जैक्टली होता क्या है, आप फ्लावर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आप नॉर्मली जो सब बच्चे जानते हैं वो आप ये कह सकते हैं कि फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक। फ्लावर एक क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऑफ प्लांट। प्लांट में रिप्रोडक्शन कौन से पार्ट से होता है, फ्लावर। प्लांट के कई पार्ट्स होते हैं, आपका स्टेम होता है, रूट होता है, उसमें फ्लावर होता है, फ्रूट्स तो खैर इससे ही होते हैं, तो कई पार्ट्स होते हैं, उसमें ब्रांचेस होती है, लीव्स होते हैं। एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन किससे होता है, इन फ्लावर्स के थ्रू, इसीलिए इसको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट कहते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, तो फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। दूसरा इसको जो थोड़ा सा मॉडिफाइड डेफिनेशन है वो ये है कि इसी को हम कहते हैं फ्लावर या फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। इसको हम कहते हैं मॉडिफाइड शूट, वो वाला शूट नहीं, ये वाला शूटिंग नहीं जो शूटिंग पिस्टन से होती है वो नहीं, ठीक है। ये जो शूट है मतलब जो शूट नीचे रूट और शूट आप पार्ट पढ़ते हैं ना, तो वो स्टेम वाला शूट जो होता है वो शूट की बात है। एग्जैक्टली मॉडिफाइड शूट होता है, मतलब जब आपका शूट पार्ट, जैसे एक होता है रूट पार्ट नीचे और ऊपर जमीन के ऊपर जो पार्ट होता है वो शूट होता है, तो शूट पार्ट जब आपका मॉडिफाई हो जाता है उसी को हम फ्लावर कहते हैं। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, ठीक। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर है तो इसमें क्या सब रिप्रोडक्शन में क्या सबका रिप्रोडक्शन में रोल है, क्या सबके थ्रू रिप्रोडक्शन हो सकता है, मतलब सारे पार्ट्स के थ्रू। तो इसमें कौन से एग्जैक्टली फ्लावर के अंदर भी कौन से एग्जैक्ट पॉइंट अगर हम जानना चाहें कि कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं तो वो कौन कौन से हैं, सारे ही हैं या कुछ हैं, और कुछ तो कौन है और कौन नहीं है, और हैं भी जो नहीं है वो इसमें प्रेजेंट क्यों है, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपके डिफाइनिंग कैरेक्टर्स दो होते हैं, ठीक है। एक होते हैं इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक होते हैं इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक। दूसरे होते हैं इसमें एसेसरी पार्ट, ये आपको ह्यूमंस में भी मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन हो रही है, एसेसरी पार्ट, ठीक। अब देखिए रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन से। इसमें पहला नंबर आता है हमारा जहाँ पर सीड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आपके ये जो कार्पेल है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो होता है एंड्रोशियम। मैम ये क्या कह रही हैं आप, ये तो आपने बताया नहीं, बताते हैं एंड्रोशियम, ठीक है। और जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक, ये होता है गाइनोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम की जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट का मतलब है, बताते हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेमन, ठीक है, ठीक। और इसकी जो यूनिट होती है गाइनोशियम की वो होती है आपकी कार्पेल और पिस्टल। ये समझ में नहीं आया मैम, बताते हैं। देखो ये कई सारे एंथर फिलामेंट, मतलब कई सारे स्टेमन्स मैंने बनाए, ये आपका पहला स्टेमन, दूसरा, 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। इनको कलेक्ट कर लीजिए, यानी कि कई सारे स्टेमन्स जब एक साथ मिल जाते हैं, कई सारे स्टेमन जब ग्रुपिंग कर लेते हैं, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंड्रोशियम। क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। ये आपको ना समझ में आया है तो आप कहीं पे आप अपने उसमें पॉइंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको कहीं भी अपने उसमें कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, बाकी याद ना रहे तो भी आप वीडियो दोबारा प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है।
दूसरा क्या, इसको हम लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ एंड्रोशियम, सॉरी स्टेमन, एंड्रोशियम ऑफ स्टेमन्स, सॉरी कलेक्शन ऑफ स्टेमन्स, कलेक्शन ऑफ स्टेमन्स को हम कहते हैं एंड्रोशियम। ठीक, ये हो गया। और जब उसी तरह से जैसे यहाँ पर इसका कलेक्शन हुआ है, किसका, स्टेमन का, उसी तरह से कार्पेल या पिस्टल का भी कलेक्शन होता है, उसको हम कहते हैं गाइनोशियम। ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक उसी तरह से कलेक्शन ऑफ सेपल्स, जो हरी हरी होती है ना, उसमें से जैसे आपने टोमेटो के ऊपर चार, ज़्यादातर 4 या 5 देखा होगा, 4 में से एक निकाल लीजिए तो वो है सेपल, और चारों अगर इकट्ठा ग्रुपिंग करके लगे हैं तो वो आपका हो जाता है कौन सा, कैलिक्स। क्या हो जाता है, कैलिक्स। ठीक है, उसको हम वहां पर कहते हैं कैलिक्स। ठीक, और जब पेटल्स कलेक्ट होते हैं, मतलब पंखुड़ियां जब इकट्ठा होकर के पूरा गुच्छा फ्लावर बना लेती हैं, उनको हम कहते हैं कोरोला। क्या कहते हैं, कोरोला। ठीक, बात समझ आ गई। ये इतनी चीजें हैं। तो अब ये बताइए, बहुत सारे स्टेमन्स कलेक्ट होकर के एंड्रोशियम बना रहे हैं, बहुत सारे कार्पेल पिस्टल क्या बना रहे हैं, गाइनोशियम, बहुत सारे सेपल्स यानी कि ग्रुप जब सेपल्स का हो जाता है कैलिक्स, और बहुत सारे पेटल्स मिल करके कोरोला बनाते हैं। ठीक है, अब इसकी यूनिट यानी कि एंड्रोशियम की यूनिट, अगर एंड्रोशियम गुच्छा है तो उसकी एक यूनिट क्या होगी, स्टेमन। अगर गाइनोशियम पूरा एक गुच्छा है कार्पेल पिस्टल का तो उसकी एक यूनिट क्या होगी, कार्पेल या पिस्टल। अगर कैलिक्स पूरा एक ग्रुप है, बंचेस हैं उसके, या फिर आप कह सकते हैं कलेक्शन है, तो उसकी यूनिट क्या होगी, सेपल्स। और अगर कोरोला पूरा एक वो है, ग्रुपिंग है, या उसको हम कह सकते हैं कलेक्शन है, तो किसका कलेक्शन, पेटल्स का, उसकी एक यूनिट क्या होगी, पेटल्स। ठीक है, तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ठीक, बात समझ आ गई। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको लिखिए, समझिए, डायग्राम बनाइए, लेबलिंग करिए, 2, 3, 4 बार करिए, और इतना पार्ट आप करिए। नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे कि एग्जैक्टली इसका रिप्रोडक्शन होता कैसे है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आप इसको घर पे जाकर ट्राई करिए, जो आपको ना समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।